सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में सेल्यूलॉइड के आसमान से पिछले सप्ताह एक सितारा नहीं बल्कि एक चांद उतरा था। 14वीं का चांद। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। 14वीं का चांद हो। 14वीं का चांद यानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने विविध भारती के स्टूडियोज को और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को जगमग रोशन कर दिया था। बातों का सिलसिला कुछ इस तरह चला कि हमें प्रोग्राम के वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। इसलिए इस हफ्ते भी वहीदा जी विविध भारती के इस कार्यक्रम को रोशन कर रही हैं और बातें वहीं से शुरू कर रही हैं जहां पिछले सप्ताह छूट गई थीं। वहीदा जी से बातें कर रहे हैं कमल शर्मा। वहीदा जी, गोल्डी साहब का भी जिक्र आया था, फिर वो अधूरा रह गया। गोल्डी साहब का शुमार बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से होता है और उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई और आपने भी उनके साथ में काम किया। एक निर्देशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में आपने उनमें क्या खूबियां पाए? वो भी काफी इंटेलिजेंट डायरेक्टर थे। कैसा था उनका काम करने का स्टाइल जो था? वेरी इजी टू वर्क विद। गाइड में पहले शुरू में क्या होता था, अगर डायरेक्टर को कोई सजेशन दे, मेरा एक्सपीरियंस है, दूसरे आर्टिस्टों का आई डोंट नो, तो उतना वो लाइक नहीं करते थे। खासकर वो दिमाग में उस वक्त तो ज्यादा ही था, अभी भी है थोड़ा बहुत, कि एक तो लड़की के क्या सजेशन लेना चाहिए, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो गोल्डी में ये बात नहीं थी। तो कभी कभी मैं कहती ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे नहीं ठीक लग रहा है, तो वो हाँ या ना नहीं कहते थे, मगर उस चीज़ को ले लेते थे। फिर चुपके से उसको करा के मैं कहा अरे मैंने जो कहा वही किया ना आपने, तो कहते हाँ तो सही सजेशन था, इसके लिए मैंने किया, यू नो। सो वो बात बड़ी अच्छी थी और गाइड का ट्रीटमेंट उनका बहुत ही बढ़िया और अच्छा था। खासकर गाइड का एक सीन था जहाँ मैं मुझसे छल किए जाए परफॉर्म करने से पहले बैक स्टेज पता चलता है कि राजू इज बीन अरेस्टेड फॉर फोर्जरी, और उसके या उससे पहले मार्को आते हैं, अपनी किताब प्रिंट हो चुकी है, तो वो राजू को कहते मुझे अंदर जाना है, मिलना है, जाने नहीं देते, तो वो मना करते हैं। अगर मैंने सोचा अगर आज की फिल्म होती तो ज़रूर एक वहाँ फाइट होनी थी बिटवीन राजू एंड मार्को, जो उसको इतना डिसेंटली और इतना डिग्निफाइड मैनर में उसको ट्रीट किया। वो खाली सिर्फ थोड़ा टाइट करते हैं मार्को की और ठीक करके कोट कहते नहीं आप नहीं मिल सकते, मैं किताब दे दूंगा, आप जाइए। मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा, छोटा सा सीन था मगर बहुत अच्छा लगा, और उसमें दोनों का अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही खूबसूरत। ही वाज अ वेरी गुड डायरेक्टर। लेकिन वो जो गाना है मुझसे छल किए जाए ये तो जरूर हम सुनाना चाहेंगे। जरूर। मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय देखो हाँ सैया बेईमान।
निकाला दिल जिसे दे डाला नी 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 रे रे गा गा मा मा पा पा धा नी सा मन का है बैरी काला हाँ दिल जिसे दे डाला प्रीत मोड़े पल पल रोए तड़पा तड़पा तरसाए मुझे हाय हाय देखो सैया बेईमान मुझसे छल मुझसे छल ये जाए हाय रे हाय हाय देखो हाँ सैया बेईमान। वहीदा जी, लिविंग लेजेंड में शुमार होता है दिलीप कुमार साहब का, और उनके साथ में भी आपने बहुत काम किया, बहुत एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। खास उससे मुझे यहाँ दिल दिया दर्द दिया याद आ रही है फिल्म, वुदरिंग हाइट्स से मेरे ख्याल से इंस्पायर्ड थी वो फिल्म। दिलीप साहब के बारे में कुछ बताइए। दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये किताब दी थी वुदरिंग हाइट्स के, इसको पढ़िए, इससे हमने इंस्पायर करके बना रहे। और मुझसे ये गलती हो गई, जब किताब पढ़ चुकी मैं एक बार सेट पे गई तो दिलीप साहब ने, कोई और असिस्टेंट ने पूछा कैसी लगी आपको ये किताब, वही है तो हम बना रहे हैं। तो मैंने गलती से कह दिया जी साहब किताब से और फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है। बोले क्या बात कर रही हैं आप, उसी से तो हम आइडिया लेके बना रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन के साथ। मैंने कहा वुदरिंग हाइट्स में कहानी का जोर शुरू होता है जब कैथरीन मर जाती है, उसके प्यार में जो इनका बुरा हाल होता है। यहाँ तो ये रूपा जी जो है अंत तक चली हैं और मिल भी जाती हैं, इनमें तो कहाँ से है? तो बोले नहीं नहीं भैया जी आप बहुत मीम मैक निकालती हैं, अब नहीं उसी से लेते हैं। तो अब पता नहीं दिलीप साहब को सही लगा कि नहीं लगा, आई डोंट नो, बट ही वाज वेरी नाइस एंड कोऑपरेटिव। और दिलीप साहब की एक बड़ी अच्छी बात थी, अपना शॉट होने के बाद अगर वो शॉट में खुद हैं या ना, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का देखते रहते थे कि सही हो रहा है कि नहीं। अगर उनको लगता था कि नहीं सही हुआ तो चुपके से आके कह देते भाई इसको आप ऐसे ऐसे करें तो नहीं अच्छा होगा, इसको इस तरह करते हैं। आपको कहा? हाँ हाँ क्यों नहीं, सबको कहते थे। दिल दिया दर्द लिया, उसके बाद कौन सी थी, आदमी, राम और श्याम, इसमें कोई खास सीन याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि राम और श्याम में एक लाइट सीन था, तो मैं अपने फादर को जाके कह रही हूँ कि एक आदमी मिला और ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो गाड़ी जूम करके जाती, वो होता है यूँ होता है, बोले 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 जा रही हूँ। तो हम कोडेकनाल में थे होटल में, मैंने कहा साहब डायलॉग दे दीजिए, सीन दे दीजिए, याद करना नहीं तो आउटडोर में टाइम वेस्ट होगा। और मुझे बहुत ये लगता था कि प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? आपने कहा इतना लंबा सीन है। तो मेरी आदत थी मेरी हाथ बहुत चला के बात करती हूँ और साउंड्स निकालती हूँ, जैसे उन्होंने कहा जो जो आप बोलती हैं उसको मैंने नोट किया है, आपको वही करना है, मगर जिस वक्त मैं क्या बोलती मुझे क्या पता। तो बोले एक रफली देख लीजिए, मैं कल दे दूंगा या नहीं तो आज रात को दूंगा मैं सीन। तो फिर भी मैं बड़ी काफ़ी नर्वस थी कि भाई दे दीजिए याद करने डाला। तो मैं कहूँ कि पढ़ती रही, तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, जूम करके गाड़ी चली गई। तो बोले मैंने आपसे सुना है वो लफ्ज़। मैंने कहा कब? तो वो आपको याद नहीं होगा, हम नोट करते रहते हैं आर्टिस्ट कब क्या से बिहेव करता है, तो इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने खुल के, जैसे आप भूल जाइए कि आप ये कैरेक्टर हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लीजिए मैं वहीदा ही हूँ, हम कैमरा ऑन कर देंगे, सिर्फ थोड़े जो कनेक्टेड जॉइंट के डायलॉग्स हैं वो याद रखिए, बाकी अपना कीजिए। मैंने कहा अच्छी बात है। आदमी भी एक थोड़ी सी अलग तरह की फिल्म थी, टफ सा कैरेक्टर है, इसमें भी बड़ा चैलेंजिंग रोल था क्योंकि ट्रायंगल था, लव ट्रायंगल था आदमी का। इसका कोई गाना सुनवा दिया जाए? आदमी का? हाँ वो जो उनके एक्सीडेंट के बाद एक गाना होता है, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, वो या समथिंग, हाँ। पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों
मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका, न वो दिल न सनम न वो दीन धर्म, अब दूर हूँ सारे गुनाहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं, शीशाए दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं, अब शाद हूँ मैं आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आहों से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो अपने समकालीन जो आर्टिस्ट रही आपकी, जो समकालीन अभिनेत्रियां रही, उनमें आपको कौन बहुत पसंद थी? मेरे से पहले जो थे, मतलब मेरे से सीनियर, उसमें मुझे गीता बाली जी बहुत अच्छे लगते थे, फिर नरगिस जी, और मीना जी का क्या था, उनके एक जैसे रोल होने लगे थे, एक टाइप की पर्सनालिटी हो गई थी, हालांकि उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस जो थी वो बहुत ही बढ़िया थी, इट वाज वेरी कैरिस्मेटिक, उनको देखो तो दिल करता था कहीं नज़र इधर उधर नहीं जाते थे, उन्हीं को देखते रहिए, बड़ी ग्रेट फिल्म, आई मीन पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद मेरे साथ के वक्त मैं कहूँ साधना बहुत अच्छी थी, और माला सिन्हा, नंदा, ये नहीं कि नंदा मेरी फ्रेंड है, मगर उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, बड़ा स्वीट सा चेहरा था। अच्छा, एक क्रिटिक के रूप में कभी अपनी फिल्मों को देखा आपने कि भाई ये सीन ऐसे हो जाना चाहिए था? हाँ, वो तो इसीलिए मैं अपनी फिल्में देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि ओहो इस सीन को और बेटर, गाइड में खुद मैं इतने नुक्स निकालती हूँ कि ओहो ये क्या किया मैंने, इससे तो ऐसे करना चाहिए था, बेहतर होता था सीन। सो फिर मज़ा ही नहीं आता मुझे, जब तक मैं बिल्कुल बोर होके टीवी लगाऊँ, मेरी फिल्म हो तो चलो वक्त गुजारने के लिए देख लेती, मैं कहती अभी जाने दो, हो चुका, अभी मैं क्रिटिसाइज करके क्या फ़ायदा, तो वरना मैं उतना एंजॉय नहीं करती अपनी फिल्में। टीवी की अगर बात करें तो उसमें आज का सिनेमा भी मौजूद है, घर में ही, और पुरानी फिल्में भी आती हैं, तो नई फिल्में भी आप देखती होंगी, जब आप उन दोनों को कंपेयर करती हैं, उनका कंपैरिजन करती हैं, तो क्या महसूस होता है आपको? नहीं, देखिए लेटली 1-2 साल से कुछ बहुत ही अच्छा दौर आया है, जो हर किस्म की फिल्म बन रही है, मेनली शायद ये मल्टीप्लेक्सेस जो शुरू हो गए हैं, एक थिएटर में हर किस्म की फिल्म चलती है, मगर थोड़े अरसे पहले कुछ ज़्यादा ही वायलेंस
पे बेस्ड होती थी और कहानियां रट्टी पटी एक ही के दो भाई हैं बिछड़ गए बचपन में, वो माँ होती है एक अच्छी, नेचुरली माँ तो अच्छी होना चाहिए, फिर जो अच्छा लड़का है माँ के साथ रह जाता है, इट वाज वेरी बोरिंग। अभी थोड़ी वैरायटी आ गई है और बोल्ड सब्जेक्ट्स, और आजकल के जो आर्टिस्ट हैं मेल या फीमेल वो हर किस्म का रोल करने के लिए तैयार हो गए हैं, जो हमारे ज़माने में नहीं होते थे। आपका एक बेटा है, एक बेटी है, क्या नाम है उनके? वेल वो सब बड़े शर्माते हैं कि कहते हैं आप क्यों हमारा वो करते हैं, एक लड़का एक लड़की है बस। तो वो फिल्में देखते हैं आपकी? मेरी फिल्में इतनी नहीं देखते हैं, कभी देखी नहीं उन्होंने। मेरी लड़की और लड़के ने कनाडा में ग्रेजुएशन किया, अच्छा। टोरंटो में, तो वहाँ मेरी लड़की ने फिल्म स्टडीज की। तो फिर एक बार वापस जो हिंदुस्तान आई तो कहने लगी जो प्यासा में ऐसी है प्यासा में। मैंने कहा बेटा आपने प्यासा कब देखी, आपको तो अच्छी नहीं लगती थी मेरी फिल्में देखना। तो बोले टोरंटो में देखी। ओह, मैंने कहा अच्छा थिएटर में लगी थी प्यासा? तो बोले नहीं कॉलेज में देखी। मैंने कहा कॉलेज में प्यासा कैसे दिखाई गई? तो कहने लगे वहाँ के आर्काइव में प्यासा रखी हुई है। मेरे ख्याल से गुरुदत्त जी की एक दो फिल्में हैं, तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि वाह क्या बात है। तो उसने कहा मैंने प्यासा देखी है। अब वो ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं और दोनों बच्चे मेरे कि हम अब आपके साहब बीबी और गुलाम देखना चाहते हैं। तो यहाँ प्यासा का भी जिक्र आया और हाँ। साहब बीबी गुलाम का भी आया है। साहब बीबी गुलाम का, तो इन दोनों में से कोई किसी एक फिल्म का ही गाना और हो जाए उसमें? प्यासा का वो है ये दुनिया में, हाँ नहीं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यारों को प्यार मिला। हेमंत कुमार साहब की हाँ, आवाज। हेमंत कुमार साहब की आवाज में, वो बहुत अच्छा था। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया बिछड़ गया बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का था। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। वैदा जी, दिल दिया दर्द लिया में प्राण साहब का भी एक बहुत ही अलग तरह का रोल था और विलन थे उसमें, और सिनेमा के बहुत ही नामी कलाकार तो हैं ही। उनसे भी जुड़ा कोई संस्मरण हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि उनके साथ में भी आपकी कई फिल्में आई। राम और श्याम में भी वो खलनायक थे। हाँ, बहुत जी। फिल्मों में थे। पत्थर के सनम, राम और श्याम, दिल दिया जी। दर्द लिया, आदमी,
तो वो बड़ी बहुत इतने बुरे मतलब यूज्ड टू हेट हिम ऑन द स्क्रीन, मगर उतने जेंटलमैन थे लाइफ में, बहुत ही शरीफ। और उनकी एक अजीब बात थी, उन्होंने मुझे कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ सुन के, कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई फल नहीं खाया। वो फल खा नहीं सकते क्योंकि फल की खुशबू से तक उनको मतली आती थी। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार सुना मैंने। वैसे इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, और जोक्स बहुत क्रैक किया करते थे। इट वाज अच्छा लगता था। लेकिन उन्होंने कामयाबी का फल अच्छा चखा। बिल्कुल, या वो खूब चखा उन्होंने। आपकी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मुझे 2-3 फिल्में और बहुत याद आती हैं, रुला भी देती हैं। उसमें एक मास्टरपीस है आपकी एक और फिल्म, तीसरी कसम। शैलेंद्र साहब उससे जुड़े हुए थे, जिनकी बड़ी दर्दनाक, फिर उसके साथ में जो घटना ट्रेजेडी हुई उसके साथ में, वो भी। राज कपूर साहब आपके उसमें नायक थे, और मेरे ख्याल से बासु भट्टाचार्य साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसके बारे में जरूर बताइए, उस फिल्म के बारे में। एक तो उसमें वो पूरी कमाल की है वो फिल्म, आज भी उसको जितनी बार देखा जाए ऐसे मन ही नहीं भरता उस फिल्म को। उसकी बड़ी सिंपल कहानी थी, बड़ी सिंपल स्वीट पिक्चर थी, मगर उसकी फिलॉसफी बहुत डीप थी। उनके गानों में भी सिंपल वर्ड्स थे, मगर उसकी मीनिंग, उसकी फिलॉसफी में बहुत डेप्थ थी। और आप मानोगे नहीं, आधी से ज्यादा फिल्म बनी थी बिना, मतलब एक सीन में मैं और राजी हैं, तो मैं नहीं हूँ या नहीं तो राजी नहीं है। तो डायरेक्टर ने बड़ी मुश्किल से ये नहीं, क्योंकि वो बहुत देर से आते थे सेट्स पे, और वो बहुत मसरूफ थे अपने। संगम बन रही थी, उसके बाद हाँ संगम बन रही थी, उस वक्त वो इतने ज्यादा उसमें जुड़े हुए थे, मसरूफ थे। तो इसको उन्होंने इतनी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने इसलिए की क्योंकि शैलेंद्र उनके दोस्त थे और वो उसके प्रोड्यूसर थे। बड़ी मुश्किल होती थी, मगर देख के फिल्म मुझे खुद ताज्जुब होता था कैसी बनी फिल्म, क्योंकि कई दफा सीन्स में एक बैक शॉट ले लिया कंबाइन, उसके बाद मेरे क्लोजअप हो रहे हैं, और मेरे से बैक शॉट ले लिया तो उसके बाद राज साहब के क्लोजअप हो रहे हैं, मगर सीन टोटली ऑन द स्क्रीन एक सीन होता था। तो बड़ी वैसे हालात में फिल्म बनी। और फिर वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में ऑफिशियल एंट्री थी, उसके लिए हम साथ गए थे, मैं और राज जी। और वाकई में मैंने देखा राज जी यूज्ड टू गेट मॉब्ड इन मॉस्को, लिटरली राजू राजू राजू, बहुत। और जो रशियन था वो उनके पूरे गाने एक क्या 420 और फिल्मों के गाने आवारा के सब गाते थे। वेदा जी इस फिल्म में नौटंकी वाली का एक किरदार किया था, और म्यूजिक भी उसमें काफी कुछ उसी तरह का था। शंकर जयकिशन साहब का संगीत था। इस फिल्म में क्या आपको संतुष्टि मिली भूमिका निभा करके? तीसरी कसम की अगर मैं बात करूं, हाँ मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर था, और सिंपल एंड वेरी स्वीट। उससे वो फिल्म कभी भी देखो बोर नहीं लगती है, अच्छी लगती है, दिल को छूती है। कुछ चीजें ऐसी कि जैसे सेल्यूलॉइड पर पोएट्री किसी ने लिख दी हो, कुछ उसी तरह की वो फिल्म है। उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे। एक गाना उस फिल्म का हमसे सुनवाएं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, हमें तो पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है।
भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। बासु भट्टाचार्य, उन्होंने हालांकि बड़ी ऑफ बीट फिल्में बनाई। समानांतर सिनेमा से भी उनका नाम जोड़ा जाता था, पैरेलल सिनेमा से। और इस फिल्म में उनके साथ में काम करने का मौका मिला आपको। बिमल रॉय साहब के साथ में उनका लंबा एसोसिएशन रहा। उनको कैसा निर्देशक पाया आपने? पहले उनको समझना ज़रा मुश्किल था, क्योंकि वो नेचुरली उनकी पहली फिल्म थी, तो वो बड़े टेंस रहते थे। और फिर अक्सर उनको उनका कैमरामैन के साथ ये नोक झोंक हो जाती थी, छटपट। और फिर एक बार राजी ने कहा, वहीदा जी ये क्या हो रहा है, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे कहा, तो वो बेचारे नए हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि जो गलत हो रहा है। तो कहने लगे, नहीं मेरा ये प्रिंसिपल है, जब मैं एक्टर बनता हूँ मैं सिर्फ एक्टर रहता हूँ। मैंने कहा मैं मानती हूँ, मगर आप इतने पुराने डायरेक्टर हैं, बेचारा वो नया है, उसकी मदद करो। फिर मुझे क्यों कह रहे हैं? तो बोले कोई तो चाहिए ना कंप्लेन करने के लिए। तो मैंने कहा आपको क्या मैं ही मिली जो आप मुझे कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? उससे मैं और परेशान हो रही हूँ कि आपको लग रहा है गलत तो है, तो क्या करें। तो ऑन द होल जब फाइनली फिल्म बनी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो हमने कहा वेल ठीक हो गई, यू नो। वेदा जी, आपने सत्यजीत रे साहब की भी किसी फिल्म में काम किया, कौन सी फिल्म थी वो? अभिजान। अभिजान। बांग्ला आपको हुआ थी? नहीं, उसमें इतनी ज्यादा शुद्ध बंगाली बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये बिहारी लड़की है, टूटी फूटी बंगाली और भोजपुरी जबान बोलती है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी आपको। तो मगर जब उसका ऑफर आया, मुझे बहुत बेहद खुशी हुई और ताज्जुब भी हुआ। उसके पहले आपने उनकी कोई फिल्म देखी थी सत्यजीत रे साहब हाँ, की? पाथर पंचीली देखी थी। अच्छा। उसके बाद भी और 2-3 फिल्में देखी थी मैंने। तो आई वॉज रियली वेरी थ्रिल्ड, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। और उन्होंने क्या कहा के बारे में? उनको कैसा लगा आपका काम? हाँ, उन्होंने कहा, जब हम डिस्कस कर रहे थे, सौमित्री चटर्जी और हम, उनके वो फेवरेट एक्टर थे, तो कि इस कैरेक्टर को किसको लिया जाए, क्योंकि कोई प्योर बंगाली की जरूरत नहीं है, जो जबान जो बोलती है उसके लिए। तो सबने कोरस में कहा है वहीदा रहमान। तो मैंने कहा सच? तो बोले आई वॉज रियली थ्रिल्ड। और उनका समझाना और शॉट लेना इतना प्रिसाइज होता था, ना वक्त ज़ाया होता था ना नेगेटिव ज़ाया। वो तो कहते थे भाई मेरा नेगेटिव इतना निकलता है, इससे कोई चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी नहीं बन सकती हैं, क्योंकि आई कांट अफोर्ड, क्योंकि इतने छोटे बजट पे फिल्म बनती है। हम नहीं कह रीटेक्स इतने सारे 20-25 रीटेक हो रहे हैं, या इतने ज़्यादा शॉट्स ले लिए उसके बाद निकाल के फेंक दिया। मैं दिमाग में पेपर पे लिख लेता हूँ कि इसकी टाइमिंग इतना ही होगा शॉट, उससे शायद 3-4 फुट ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको शुरू के लिए या एंड के लिए, वरना नहीं। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। सुनिए आगे की बातचीत। दूसरे डायरेक्टर्स आए तो फिर भी कहीं ना कहीं मोल भाव तो हो ही जाता है पैसे को लेकर के। जब उनका ऑफर आया, पैसे की क्या बात हुई? पैसे आपने सवाल ही नहीं पैदा हुआ था, वो ऑलरेडी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट 10 डायरेक्टर्स में थे। तो पैसा देखिए, हम पैसे के लिए जरूर करते हैं, ये आफ्टर ऑल इज अ प्रोफेशन, कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे। मगर कई दफा जैसे रेशमा शेरा मैंने की, सुनील जी ने कहा था ये 25-30 में बनेगी, और आप कहिए, क्योंकि उस वक्त सुखदेव डायरेक्टर थे, सुखदेव या खुद सुनील या मैं, कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं लेगा, जब पिक्चर ख़त्म हो जाएगी तो हम पैसे लेंगे और बिक जाएगी। तो वो उसके इतने मुश्किलात से गुजर रहे थे वो, तो उस फिल्म में मैंने नहीं पैसे लिए।
रेशमा शेरा में। और जब सत्यजीत ने कहा, मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे पैसे की बात करूं। कई दफ़ा आर्टिस्ट अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए या बहुत बढ़िया डायरेक्टर के लिए काम करते हैं बिना पैसे के या बहुत कम पैसे, जो डायरेक्टर के मन में आए तो दे दे, नहीं तो नहीं। आपकी एक फिल्म और है बांग्ला, जीवन जे रोकम। हाँ, वो नहीं ठीक बनी, मैंने हालांकि देखी भी नहीं, क्योंकि उसमें बनती रही रुकती रही, उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ अरेस्ट भी हो गए थे, कॉम्प्लिकेशंस थे, तो वो ठीक से मुझे मज़ा नहीं आया वो फिल्म में काम करके। मनोज कुमार साहब का नाम आया था। मनोज जी का नाम लिया जाता है बड़े ही सफल, बड़े टैलेंटेड डायरेक्टर्स में से। जैसे गोल्डी साहब को लोग याद करते हैं तो कहते हैं कि मनोज साहब, ये छोटा मुंह बड़ी बात होगी, कहते हैं कि वो एक्टर से बेहतर डायरेक्टर हैं। आप क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे उनके साथ में काम? नहीं, आई एग्री विथ हिम, वो आई एग्री विथ हिम, द बेटर डायरेक्टर देन एन एक्टर। कोई यादगार घटना है उनके साथ? उनके साथ एक फिल्म बनी थी पत्थर के सनम। जी जी। तो वो बैठ के, उस वक्त क्या होता था कि मोबाइल फोन्स नहीं थे और एसी मेकअप रूम नहीं होते थे, ना वैन्स होते थे, तो हम ज्यादातर एक बार सेट पे गए तो सेट पे ही बैठे रहते थे जब तक लंच ब्रेक ना हो या पैकअप ना हो, तो आपस में बैठ के बातें करते थे। जब लाइटिंग हो रही हो तो सब एक्टर्स हम साथ में, पिछली शूटिंग कौन सी थी, क्या सीन था, वो डायरेक्टर कैसे हैं, ये बातें करते थे। तो मनोज हमेशा अपनी कहानियाँ, अपने सीन सुनाया करते थे, तो उससे मुझे लगा कि यार लिखते बहुत अच्छा है। तो पत्थर के सनम के डायरेक्टर को मैंने कहा, इन चंद सीन आप इनसे लिखवाइए क्योंकि बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बोले अच्छा क्यों? मैंने कहा ये सीन्स अपने फिल्मों के सुना रहे हैं तो उससे लगता है कि बात है इस आदमी में। तो काफ़ी सारे पत्थर के सनम के सीन्स उन्होंने फिर मनोज से लिखवाए, तो लाइट सीन्स वगैरह बहुत अच्छे थे। अच्छा वहीदा जी, फिल्मों में तो गाने पिक्चराइज किए जाते हैं, आपके ऊपर बहुत सारे गाने हैं, और वो फिल्में जब उतर भी जाएं सिनेमा हॉल से, लेकिन गाने तो गूंजते रहते हैं, रेडियो से हम आज तक सुना रहे हैं लोगों को। कोई नहीं फिर भी है मुझको, कोई नहीं फिर भी है मुझको, क्या जाने किसका इंतजार, कोई नहीं फिर भी है मुझको, क्या जाने किसका इंतजार, ये भी ना जानूं लहरा के आंचल किसको बुलाए बार बार। सोचूं ये हैंडलियां किसके प्यार की, गालों को छुए जो डाली बहार की, छुए जो डाली बहार की, ओ सोचूं ये हैंडलियां किसके प्यार की, कौन है ऐ हवा ऐ बहार, कोई नहीं है फिर भी है मुझको, क्या जाने किसका इंतजार, क्या जाने किसका इंतजार। पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी, बालों में सजा के कलियां बड़ी बड़ी, सजा के कलियां बड़ी बड़ी, ओ पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी, फिर बनो आप ही बेकरार,
लता जी ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं। लता जी से कोई इंटरेस्टिंग मुलाकात याद है आपको? उन्होंने उनको वो गाना आप पे जब जो पिक्चराइज हुआ उसको देख करके उनको मजा आया होगा, आपको मजा आया होगा वो गाना जो उन्होंने आपके लिए गाया हो। लता जी ने कहा, मुझे बाद में कई डायरेक्टरों ने भी कहा, वो हमेशा पूछा करती थी कौन सा आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाला है, तो वो बताते थे कि नूतन या मीना कुमारी हुआ है वो। तो एक बार एक म्यूजिक डायरेक्टर ने पूछा ये क्या फर्क पड़ता है आपको को गाने से मतलब है, आर्टिस्ट क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जब उनकी फिल्में देखती हूँ या पर्सनली मिलती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ कि वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा बोलते हैं, कि ये मैं उसमें आलाप लूँ या इस ढंग से गाऊँ तो क्या वो करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट आर्टिस्ट हैं, तो वो हमेशा पूछती हैं। तो एक वक्त क्या हुआ, वो उनको चॉकलेट्स का बहुत शौक है, तो बांग्लादेश की वॉर जब हुई तो मैं प्रोग्राम कमेटी में थी, तो मेरा जिम्मा था कि फंड कलेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो मैंने इंडस्ट्री को जमा करके बहुत बड़ा शो किया था, और लता जी मान नहीं रही थी। कल्याण जी, आनंद जी भाई जाके बहुत कहा, फिर सुनील नरगिस ने कहा कि लता जी आ जाइए इस शो में, बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा शो होने वाला है। तो पता नहीं क्यों उन्होंने कहा नहीं, बहुत वर्षों से मैंने हिंदुस्तान में शो करना छोड़ दिया। तो फिर कल्याण जी भाई से मैंने कहा चलो एक बार आखिरी बार कोशिश करते हैं। कहीं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनकी गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो हम पहुंच गए बिना अपॉइंटमेंट के। वो देख के फिर चौंक गए कि ये फिर आ गए। तो बस ब्रेक हुआ तो मैंने कहा लता जी आपके बगैर शो पूरा नहीं होगा, और किशोर दा भी मान गए हैं, तो वो कहते कि लता के बगैर मुझे नहीं मजा आएगा। ये क्या बात है ये? नहीं, क्योंकि तुम क्यों नहीं मानती, मुझे सुनील ने भी कहा, नरगिस जी ने भी कहा, मैं नहीं करती। पता नहीं क्यों अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई जो जबान से निकल गई, जो बहुत उसका फायदा हुआ। मैंने कहा लता जी क्या है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 हीरोइंस हैं। तो वो देखने लगे, बोले 2 कौन? मैंने कहा एक इंदिरा गांधी जी हैं, फिर एक आप हैं। तो वो इतनी ऐसे मुंह खुला देखने लगे, और फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई मुझे देखने लगे, ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल के एक सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ। मैंने सोचा गलत कहा है कि सही कहा, मेरी समझ में नहीं आया। तो फिर वो मुस्कुराने लगे, तो बोले अच्छा भाई तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती हो, अच्छा आ जाऊंगी। कहीं कहीं लड़ियाना पड़ता है, मान मनावल सब चलता है ना। तो फिर वो आई उसमें। तो यहाँ लता जी का कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? का हम दोनों का गाना, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, मैं जब भी सुनती हूँ चुपचाप खामोशी से तो मेरा दिल भर आता है। तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगता है गाना। उनके तो खैर वो इतने हैं, मुश्किल है ढूंढना या चुनना। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान।
खामोशी जो है, अंदर की जो पीड़ा है, वो जिस तरह से वो अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रही चीजों को, वो रुला देती है वो। हाँ। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही कठिन रोल है, जिसमें आपके पास में संवादों से ज्यादा आपको अपने चेहरे से, अपनी आंखों से बात करनी है। कोई यादगार घटना इस फिल्म से जुड़ी हुई? तो वो सीन डिफिकल्ट था, हालांकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे। जब राजेश खन्ना के साथ, राजेश खन्ना को इससे ज्यादा लगाव हो जाता है। पहले केस में इसको धर्मेंद्र के साथ लगा होता है, तो वो चले जाते हैं शादी करके, जब ठीक हो जाते हैं तो फिर जब दोबारा ये रिपीटेशन होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में आपको ऐसा लगाव होना नहीं चाहिए, ये मुश्किल बात है। तब इसको महसूस होता है कि अब ये कैरेक्टर को इससे लगाव हो गया है, अब कैसे बचे। तो वो उसको बड़ा समझाने की कोशिश करती, होता नहीं है, तो वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। वो बड़ा कठिन सीन था, क्योंकि वो दरवाजा ठोक रहा है, पीट रहा है, आवाजें दे रहा है, राधा राधा राधा, और वो कमरे से निकलती नहीं है। कैसे वो अपने आप को कंट्रोल करती है, और उसका स्ट्रेन उस पे इतना पड़ता है कि वो देन शी गोज मैड। तो वो बड़ा डिफिकल्ट सीन था। और एक डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि जैसे मैं राजेश को बोट राइड पे ले जाती हूँ, वो गाना गा रहे हैं और मैं उसके साथ हूँ एज ए नर्स, और वो इसको सोच रहा है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझे भी, मैं प्यार कर रहा हूँ तो ये भी शायद मुझे प्यार कर रही है। उसमें उस वक्त प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट वॉज वेरी कॉमिकल, इट वॉज, मेरे जो एक्सप्रेशन थे सीरियस थे, क्योंकि वो महसूस करिए, ओह ये तो फिर से गड़बड़ हो रही है, अब इसको मेरे से लगाव होने लगा है। वो गाना गा रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब कैसे इसको मैं दूर करूँ और कैसे समझाऊँ। तो उस वक्त राजेश खन्ना नए नए थे, तो वो लिप मूवमेंट नहीं कैच कर पाते थे, और जब ऐसे हम एम्ब्रेस कर रहे हैं तो कैमरा पीछे जाता था, तो मैं, राजेश कहते थे वहीदा जी प्लीज हेल्प मी, तो मेरा स्टार्टिंग दे दीजिए। अब उनके गाना उनका है, तो मैं कहती थी ये शाम कुछ अजीब है, फिर वो कैमरा आ जाता था, मैं फिर चुप उदास चेहरा लेके, बड़ी मुश्किल हुई और हंसते थे। मैंने कहा राजेश थोड़ा कॉन्सेंट्रेट तो कीजिए, तो बोले क्या करूं भूल जाता हूँ, तो आप मुझे थोड़ा क्यू दे दिया करें। और कैमरा पीछे राजेश के फेस पे जाता था, क्यू मैं देती थी, गाना उनका था, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। वही गाना सुनते हैं? हाँ जी, वो बहुत मेरा फेवरेट गाना है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। पास थी वो आज भी
निगाह में। खिली हुई हंसी भी है, दबी हुई थी चाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही ख्याल है मुझे कि साथ आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब। वहीदा जी, आशीष सेन साहब का जिक्र आया, फिर हेमंत दा की वो फिल्म थी। हेमंत दा ने गाया भी, संगीत भी दिया और फिल्में भी प्रोड्यूस की। कोहरा और 20 साल बाद, ये 2 फिल्में भी उन्हीं की थी। हेमंत साहब की फिल्मों की खासियत ये रही कि संगीत जो है उनका बहुत बढ़िया रहा। उनसे कोई पर्सनल आपकी मुलाकात, कोई ऐसी यादगार मुलाकात हुई? पर्सनल एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंट हुआ कि हेमंदा को गुरुदत्त जी की वजह से जी। वो गाने वगैरह गाते थे, सेट पे आते थे, मिले हैं। तो 20 साल बाद, नहीं, कोहरा के वक्त शूटिंग खत्म हो गई तो हम कोई फिल्म देखने गए थे, मैं मेरी बहनें थी। तो उसी थिएटर में हेमंदा भी थे, उनकी बीवी और भी उनके फैमिली वाले थे। तो जब फिल्म खत्म हुई तो वो माशाल्लाह वो कुछ 6 फुट 4 इंच के थे और मैं ऊपर की सीट पे थी। तो वो मुड़े तो उन्होंने मुझे देखा, तो सुना, उन्होंने मुझे नमस्कार किया। और कभी कभी मैं खो जाती थी, मतलब एब्सेंट माइंडेड सी, तो मैंने नहीं जवाब दिया, मैं चली आई। इत्तेफाक से मेरी बहनों ने भी नहीं देखा, नहीं तो वो विश करते, उनको जानते थे। तो उनकी बीवी उनसे बहुत नाराज हुई कि ये क्या बात है, आप प्रोड्यूसर हैं, दूसरी पिक्चर बना रहे हैं, कब से जानती हैं वहीदा, और आपने मत नमस्कार किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चली गई। तो हेमंत दा ने कहा, नहीं, जितना मैं उनको जानता हूँ मुझे लगता वो वहाँ थी ही नहीं। बोले, क्या मतलब आपका वहाँ नहीं थी? वो फिजिकली थी, वो फिजिकली थी, मेंटली नहीं थी, क्योंकि शी इज नॉट अ रूड पर्सन, हो नहीं सकता। बोले, अरे इतने लंबे चौड़े आदमी के उनको तो आपको दिखाई नहीं दिए। तो नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे। खैर उन दोनों की बहस हुई, तो 1-2 महीने के बाद उनकी सेट पे मैं गई, तो मुझे पूछने गया, वो फिल्म कैसी लगी आपको फलाने थिएटर में? हाँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी थी, वो नहीं अच्छा था, ये था वो था, काफी बहस हुई। फिर मैंने सोचा, आपको कैसा पता मैंने वो फिल्म देखी? तो बोले, क्योंकि मैं भी वहीं था। ओह रियली? मैंने कहा, मैंने नहीं देखा आपको। आपने नहीं देखा ना, मुझे पता था आपने मुझे नहीं देखा। और मजे की तो बात यह है, मैंने कहा, कहने, क्योंकि मैं ऊंचाई पे थी और कद कम, वो नीचे थे मगर बराबर आई टू आई लेवल ठीक था। तो बोले, मैंने आपको नमस्कार किया, आपने सीधे स्ट्रेट देखा और मुड़ के चली गई। तो मेरी बीवी मुझसे बड़ी नाराज हुई और मुझे पता था कि आप वहाँ मेंटली नहीं थी, वो पिक्चर के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं कहा। तो बड़ी नाइस ऑफ हिम कि वो मिसअंडरस्टैंड नहीं किया उन्होंने। वहीदा जी, उनकी फिल्म 20 साल बाद की अगर हम बात करें, या कोहरा, संगीत दोनों का बहुत बढ़िया रहा। किस फिल्म का गाना सुनवाएंगे आप? कोहरा का गाना, झूम झूम ढलती रात। झूम ढलती रात, झूम झूम ढलती रात, लेके चले मुझे अपने साथ, झूम झूम ढलती रात।
वैसे जी फिल्मों की खूब बातें हो गई, लेकिन फिल्मों से हट करके भी आप काम कर रही हैं, और ख़ास तौर से हमें पता चला कि बेसहारा बेघर जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं। उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या है ये काम? ये एनजीओ है जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शुरू हुआ 10 साल पहले, और 10 साल से चल रहा है और काफ़ी कामयाब हुआ है। और ये जो स्लम्स के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाते हैं, म्युनिसिपल स्कूल फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मगर उनका फाउंडेशन नहीं बनता प्राइमरी एजुकेशन के लिए, और वो बेचारे माँ बाप दोनों काम करते हैं, तो वो उनकी ज़िंदगी फाउंडेशन नहीं, क्योंकि चूँकि ठीक होता है तो वो भटक जाते हैं, सड़कों में घूमते रहते, कुछ नहीं। तो ये एक फाउंडर हैं निर्मला निकेतन की, शुरू किया। तो अभी धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में इसका शुरू हुआ है। इसका नाम है प्रथम। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी, आई फील। तालीम की, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में, उससे कई बातें सॉल्व हो सकती हैं। तो कई माँ बाप को पहले जाके समझाना पड़ता है, वो सोचते हैं हाँ म्युनिसिपल स्कूल, पहले तो वो डर जाते हैं कि हम पे नहीं कर सकते, म्युनिसिपल स्कूल तो फ्री है, अब आप लोग आगे पढ़ाने के लिए हम नहीं पे कर सकते। हम कहते हैं नहीं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मोहल्लों में हम लड़कियों को पिकअप करते हैं, टीचर्स, उनको कहानियों से, गानों से उनका दिलचस्पी पैदा करते हैं। मेन मकसद तो बच्चों को पढ़ाना, फिर वो स्कूल जाते हैं। तो ये लड़कियों की ज़िंदगी बड़ी इम्प्रूव हुई है, मगर आगे का जनरेशन जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने बच्चे या अपने छोटे भाई बहनों को अनपढ़ नहीं रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि वो भी ज़रूर पढ़ें कि इसका फ़ायदा क्या है। तो वेदा जी, जैसी आपको तृप्ति, संतुष्टि मिली अपनी भूमिकाओं को करते हुए फिल्मों में, वैसी संतुष्टि इसमें मिली आपको? हाँ जी। वेदा जी, दिल तो नहीं करता कि आपको छोड़ें, आपसे बात करने का और भी मन करता है, और हम अपनी ओर से, विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से और विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने अपने जीवन, अपने करियर, अपने साथियों और न जाने किन किन विषयों पर बातें की। इनसे कमल शर्मा ने बातचीत की। चलते चलते आपको ये बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे दिलीप कुलकर्णी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।